हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं अनिका देसाई का नॉवल क्राई द पीकॉक और उसकी समरी। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्राई द पीकॉक जो है वो 1963 में पब्लिश्ड हुआ था। आइए आगे की बात है, शुरू करते हैं। क्राई द पीकॉक इज द फर्स्ट नॉवल बाय अनीता देसाई। क्राई द पीकॉक जो है ये अनीता देसाई का पहला नॉवल है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, 1963 में इट वॉज पब्लिश्ड। By using the stream of consciousness technique, the author mingles the past and present of the central character माया। देखिए, इसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियस टेक्निक जो है ये इसका यूज होता है। अब स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियस टेक्निक है क्या, ठीक है, ये देखना है अगर आपको तो हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग जा सकते हैं। बेसिकली होता ये स्ट्रीम ऑफ टेक्निक कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है इसमें एक कैरेक्टर के ब्रेन में क्या चल रहा है ना, उसकी हम बात करते हैं और हमारे थॉट्स की बात करते हैं, हमारे परसेप्शंस जो है, हमारे आइडियाज़ में उनकी बात होती है। और ये हमें पता है कि हमारे थॉट्स जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। एक वक़्त पे यहाँ है, दूसरे वक़्त पे कहीं और है। तो वही जो हमारे माइंड में जो चल रहा है उसी को जब प्रेज़ेंट किया जाता है दे देते हैं। इसको अब एक और किस नाम से जानते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेंट्रल कैरेक्टर कौन है हमारे प्ले की? माया है। सॉरी, हमारे वर्क की, नॉवल की माया है। Maya is somewhat spoiled daughter of a rich aristocratic family in Lucknow, brought up by her father since her mother died in early childhood. Was given in marriage to mismatched husband Gautam, her father's protege, a famous lawyer. देखिए, माया क्या है? स्पॉइल्ड डॉटर है। आसान शब्दों में कहूँ तो पापा की परी है। ठीक है, उनको बहुत ही सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, बहुत ही नाजों से पाला है। रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आती हैं, बहुत ही अमीर राजशाही खानदान से वो आती हैं, है ना? और इनकी माताजी जो हैं वो बचपन में ही गुज़र जाती है, उनका बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती है। फिर इनकी शादी कर दी जाती है एक ऐसे इंसान से जो कि इनके साथ मिसमैच्ड होता है, मिसमैच एज़ इन पर्सनैलिटी पे मिसमैच। कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे। हू वाज़ हर फादर्स प्रोटेजे, अब बहुत ही अच्छा वर्ड आता है प्रोटेजे। देखिए, प्रोटेजे एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो कि किसी दूसरे पावरफुल, एक्सपीरियंस्ड और बड़े इंसान के संरक्षण में, है ना? जिसको ब्रॉट अप किया गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था अभी, ब्रॉट अप। ब्रॉट अप क्या है? एक फ्रेज़ल वर्ब है, ठीक है? इसका ये तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दी हुई है ना? इसको बोल देता है ब्रिंग अप। और ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करना, ठीक है? टू रियर समवन, टू रियर या रेज़, है ना? समवन। एक बच्चे को पाल-पोस कर बड़ा करना, उसका मतलब होता है ब्रॉट अप। तो यहाँ पे गौतमा जो है, वो भी इनके फादर के प्रोटेजे है। प्रोटेजे का मतलब बेसिक ये होता है कि कोई छोटा बच्चा है, आपने उसमें प्रतिभा दिखी, है ना? लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं है, इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके या किसी भी फ़ील्ड में वो जाना चाहे। तो अक्सर उस बच्चे का ध्यान या उसकी परवरिश कोई ऐसा बड़ा आदमी करता है जो कि पैसे में और स्टेटस में पावरफुल होता है, ठीक है? तो ऐसे ही जो गौतम थे, उनका जो पालन-पोषण था वो माया के फादर ने किया था, ठीक है? और बड़े होकर गौतम क्या बन गए? एक फेमस लॉयर बन जाते हैं। Cry the Peacock is divided into three parts dealing with origin, development and the end of neurosis. देखिए, origin मतलब कि किसी चीज़ की शुरुआत होना, development किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना, एंड end मतलब किसी भी चीज़ का खत्म होना, फिनिश जो लास्ट पॉइंट होता है। ऑफ न्यूरोसिस, अब न्यूरोसिस क्या है? न्यूरोसिस है एक मेंटल इलनेस। ये क्या है? मेंटल इलनेस। न्यूरोसिस का मतलब होता है आपके ब्रेन में ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस इस तरह से रिलेटेड चूज ऐसे डिजीज कहते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर वेरी ब्रीफ। पार्ट 1 and part 3 are very brief and part 2 which is divided into 7 chapters is the core of the novel. नॉवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो है बहुत ही छोटे हैं। सेकंड जो पार्ट है उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और यही जो सेकंड पार्ट है ये नॉवल का कोर है, मतलब कि मेन स्टोरी जो है, मेन हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो सेकंड पार्ट में ही मिलेगी चीजें, ठीक है? द ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग पार्ट्स। ओपनिंग पार्ट कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट पार्ट। एंड द कंक्लूडिंग पार्ट मतलब थर्ड पार्ट, ठीक है? डिस्क्राइब माया's excited conditions and rendered in third person narration.
फर्स्ट और थर्ड पार्ट में क्या दिखा रहा है, माया की एक्साइटेड कंडीशन। अब एक्साइटेड से यहाँ पे मतलब है इमोशनली स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे उसके इमोशन आ रहे हैं, जहाँ पे है ना ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है, जो कि इसकी कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, जिन्हें वो रिफ्रेन नहीं कर पा रही है। तो ऐसे इमोशंस की बात हो रही है कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में। और ये कैसे नरेशन में है, थर्ड पर्सन नरेशन में ये लिखे गए हैं, ठीक है। इन पार्ट फर्स्ट शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग ओवर द डेथ ऑफ हर पेट डॉग। फर्स्ट पार्ट में उसके जो पेट डॉग है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके जो इमोशंस है ना, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। In part second, she is lost in herself and thus unable to reach her story. पार्ट सेकंड में वो खुद में ही खोई हुई है, और वो समझ नहीं पा रही है ना उसकी कहानी के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है उसकी लाइफ के साथ। थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शी डिस्क्लोजेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हर मिजरीज इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। अब सेकंड ही वो पार्ट है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक है उसका हमारे राइटर अनीता देसाई ने यूज किया है, और उसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि उसकी जो मिज़री है, इसकी जो ट्रेजेडी है, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका ओरिजिन कहाँ रूटेड है, वो क्यों ढूँढेंगे, ठीक है। द कपल्स एलियनेशन इज़ एट द रूट ऑफ द ट्रेजेडी। कपल का एलियनेशन मतलब कपल का आपस में जो दूरी है, आपस में जो इनकी इनकम्पैटिबिलिटी है, वही इसकी जड़ है। ये जो भी मिज़री है, जो भी मेंटल इलनेस माया को है, स्टोरी में हम जो देखेंगे, उसका रूट कहाँ पे है? वो आपस में माया और मौतक का जो रिलेशन नहीं है, उनकी जो दूरियाँ हैं, उनके जो आपस में अच्छे टर्म्स नहीं है ना? वही इसका रूट है। द इमेज ऑफ एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फियर एंड वॉइड इन हर। एक एस्ट्रोलॉजर है ना? एल्बिनो का मतलब क्या होता है? एल्बिनो का मतलब होता है व्हाइट पैच। व्हाइट पैचेज़ हो जाते हैं, और व्हाइट पैचेज़ ऑन फेस और बॉडी। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, हिंदी में हम उसे बोलते हैं सफ़ेद दाग। तो आपने देखा होगा कई बार लोगों को बीमारी हो जाती है, उनके फेस पे इधर-इधर व्हाइट पैचेज़ हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाता है। तो ऐसे ही कोई एस्ट्रोलॉजर था जिससे बचपन में माया मिली थी, है ना? जिसने कुछ फोरटेलिंग की थी माया के फ्यूचर को लेके। उसका फेस कैसा था? एल्बिनो था, उसके फेस पे व्हाइट पैचेज़ थे। तो उसकी इमेज जो है वो बार-बार माया को हॉन्ट करती है, बार-बार माया को हॉन्ट करती है। और उसी की वजह से माया के अंदर क्या है? एक डर पैदा होता है, और वॉइड पैदा होता है, खालीपन, अकेलापन माया के अंदर पैदा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। All the day, the dead body of the white dog Toto remained rotting in the sun. In hot April, it could not be brought to veranda, for the bad smell of the decaying dead body was coming to the rooms. Maya moved to the state under the light tree. हाँ दिन उसका एक डॉग है, उसकी डेथ हो चुकी है, और उसकी बॉडी जो है वो सन में पड़ी हुई रॉट हो रही है। रॉट का मतलब होता है स्पॉइल या सड़, ठीक है। इन हॉट April, it could not be brought to the veranda. अब गर्मी की वजह से उसको वेरांडा में नहीं लाया जा सकता था। उसकी जो स्मेल थी वो पूरे रूम्स के आसपास तक जा रही थी, और माया उस बदबू की वजह से उसे कहाँ चले जाती है, लाइम ट्री के गार्डन में है, ठीक है, वहां पे जाके बैठ जाती है। देखिए कहानी की सेटिंग है वो है दिल्ली, ठीक है, और आज की दिल्ली नहीं, 1963 में लिखी गई है, तो उसी वक्त के आसपास की सेटिंग है, आज से करीब करीब 50-70 साल पहले, ठीक है, 60-70 साल पहले के आसपास। उस वक्त पे क्या था कि दिल्ली में बहुत स्पेस हुआ करता था, आज की तरह कंजस्टेड दिल्ली नहीं थी। और क्योंकि माया के पिताजी भी बहुत अमीर थे, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आती थी माया, और उसके जो हस्बैंड है ना? वो भी एक सक्सेसफुल लॉयर थे। तो बहुत ही बड़े घर में माया रहती है, जो कि बहुत अच्छे से, जहाँ पे कि पेड़-वेड़ लगे हुए हैं, है ना? अपना बगीचा है, सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, ठीक है? अह, ऑल एट वन्स शी हैड द विज़न ऑफ अ पेट डॉग। She rushed to the garden tap to wash her eyes to wipe out the tears. She continued to cry. She ran here and there. She came back defeated into the house. The gardener came and he was stopped not to cut off a dead branch which she wanted to lay on the compost heap. Maya thought of requesting the gardener to bury the dead body, but could not do so. She spent half of the day waiting for the sweeper. It was now afternoon. The sweeper had not returned. She feared that the crows sitting in a circle around the corpse will eat entrails, eyes, etc. देखिए अब माया को क्या है, बैठे-बैठे ना एकदम से विज़न्स आ रहे हैं, हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, उसे याद आ रही है उसके थॉट्स आ रहे हैं, किसके? उसके पेट डॉग के। और उनसे परेशान होके वो क्या करती है, भाग के जाती है नल के पास अपना फेस वॉश करने के, अपनी आईज़ वॉश करने के लिए। जिससे कि चीज़ ट्राई कि अगर मैं अपना फेस या आईज़ वॉश करूँगी तो ये जो विज़न्स हैं ये चले जाएँगे, ठीक है? मुझे अपने पुराने पेट डॉग के जो डेथ हो चुकी है उसके विज़न्स नहीं आएँगे। अब वो रोने लगती है।
इधर-उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगती है। मतलब मैत्री शी इज़ सो इल, उसे अपने एक्शंस का पता ही नहीं है बॉडी का। और वो एकदम थक-हार के फिर से घर में आके बैठ जाती है। अब वहीं पे माली आता है, ठीक है? और माली क्या करता है, उसे एक पेड़ की टहनी काटनी होती है, जो कंपोस्ट के लिए, जो खाद बनाने के लिए जो भी कचरे का ढेर था, उसके ऊपर उसको ढकने के लिए, उसके ऊपर डालने के लिए। लेकिन माया उसको करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके आस-पास अब जो भी चीज़ होगी, वो उसको सब बॉदर करेगी। चाहे किसी की आवाज़ आ रही है, आप होते हो ना कई बार बहुत चिड़चिड़े होते हो, किसी परेशानी में होते हो, आपके आस-पास कोई बात कर रहा होता है, तो आप उसको आपको वो भी बुरा लगता है कि क्यों बात कर रहे हो, क्यों ये सब मेरे आस-पास कर रहे हो। तो अब घर की जो भी एक्टिविटीज़ होगी, माया को वो सब बुरी लगेंगी, तो माया उसको मना कर देती है कि इस टहनी को मत काटो। उसने सोचा कि गार्डनर को मैं बोलूँ कि ये जो डेड बॉडी है, इसे आप यहाँ से हटा के ले जाओ, है ना? लेकिन वो उसने उसको ऐसा नहीं बोला, उसने वेट किया स्वीपर का कि चलिए स्वीपर आएगा, उसी को ये सब बोला जाएगा। उसे डर था कि अगर स्वीपर दोपहर तक नहीं आता है, तो जो कौवे बैठे हुए हैं, जो क्रोज़ बैठे हुए हैं, उसकी एंट्रेल्स को, उसकी डेड बॉडी को खा जाएँगे। देखिए एंट्रेल लिखा हुआ है, एंट्रेल्स, और एंट्रेल्स एंड एड्रेन्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स। और कौन-सी इंटेस्टाइन्स? व्हिच आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, ठीक है? शी फियर्ड दैट crows sitting in a circle are a part of corpse। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Soon, she saw the evil glint of a blue bottle and grew hysterical. She was looked after by the gardener's wife. She was sitting there, sobbing and waiting for Gautam, her husband, to come home. Now and then, she went out onto the veranda to see him. She could not bear the sight of a small white corpse laying at one end of the lawn under a sheet, shriveling, melting, and again decaying. और उसने क्या देखा? एक इविल ग्लिट, ग्लिट का मतलब होता है एक व्यू, है ना? उसकी आँख किसकी? ब्लू बॉटल की, और ग्रू हिस्टैरिकल। देखिए ब्लू बॉटल का मतलब यहाँ पे इसके लिटरल मीनिंग ब्लू बॉटल से नहीं है। ब्लू बॉटल का मतलब होता है मक्खी, ठीक है? हाउस फ्लाई होती है ना, मक्खी होती है, उसकी आँखें नीली होती हैं, तो उसका नाम होता है ब्लू बॉटल। तो उसने वो जो मक्खियाँ उड़ रही हैं उस डेड बॉडी के आस-पास, वो भी उसे परेशान कर रही हैं। उससे वो क्या हुआ? हिस्टैरिकल, हिस्टैरिकल का मतलब होता है बहुत ही अनकंट्रोल्ड इमोशंस। कैसे इमोशंस? अनकंट्रोल्ड इमोशंस, है ना? तो वो देखी कि मक्खियाँ उस डेड बॉडी के आस-पास उड़ रही हैं डॉग की, वो एकदम अनकंट्रोल्ड इमोशंस उसके रहने लगे, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई, रेस्टलेस हो गई, है ना? फिर क्या हो गया, वो जो माली की वाइफ़ थी, उसने उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा। वो वहाँ पे रोती रही, इंतज़ार करती रही बैठ के किसका? गौतम का, कि उसका हस्बैंड आएगा और चीज़ें ठीक कर देगा। फिर वो बार-बार वेरेंडा की तरफ भी जाती है, ये देखने के लिए कि क्या गौतम आया है, नहीं आया, मतलब वो बेचैन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसकी एक फूटी आँख भी उसको नहीं सुहा रही है, वो उसकी तरफ देखती है और क्या हो जाती है, बहुत ही रेस्टलेस, परेशान हो जाती है। व्हाइट कॉप्स है, वो लॉन में पड़ी हुई है, एक शीट के अंदर, मतलब एक छोटा-सा कोई कपड़ा है, चादर है, वो डाली हुई है। उसके नीचे वो क्या कर रही है, शिवेलिंग, मेल्टिंग एंड अगेन डिकेइंग। देखिए शिवेल का मतलब होता है मुरझा जाना, सूख जाना, ठीक है? जैसे हम किशमिश होती है उसे धूप में रख देते हैं, अंगूर को धूप में रख देते हैं, वो सिकुड़ जाता है, उस तरह से उसकी डेड बॉडी जो है, क्योंकि अब वो डेड बॉडी है, अब वो उसका पेट डॉग नहीं है, तो वो सूख रहा है, मुरझा रहा है। मेल्टिंग का मतलब भी वही होता है एक तरह से, है ना? और डिकेइंग का मतलब भी वही होता है, किसी भी चीज़ का डिके होना, उसका सूखना, उसका मुरझाना। Late in the evening, Gotham came to his house. He took quick action by telephoning the PWD to send scavengers with truck to take away the dead body. He also took care of how they disposed of it. He suggested them lifting it with care. He told them to make a bed for it and then burn it. When the truck left, Gotham came to Maya and told her to take tea and stop crying. I did not lift a face at all, as the fears of stench decaying flesh was there in the evening air. See, Shipley wanted to know what Gotham had done for Toto, a tear dog. अब देर शाम को, है ना, जो है गौतम वो अपने कोर्ट से वापस आता है और उसने एकदम बहुत ही क्विक एक्शन लिया। जैसे उसे पता चला कि उनका जो पेट डॉग है उसकी पूछ चुकी है, उसने पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, वहाँ से स्कैवेंजर्स को बुलाया। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स का शुद्ध हिंदी वर्ड जो है मेहतर, है ना? ऐसे लोग जो कूड़े-कचरे में सामान ढूँढते हैं ना, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। आजकल तो गेम भी खेलते हैं स्कैवेंजर्स हंट, जहाँ आप कुछ चीज़ों को छिपा देते हैं, फिर आपको वो चीज़ें ढूँढनी होती है। एनीवेज़, तो स्कैवेंजर्स जो है वो ट्रक लेके आते हैं, डेड बॉडी को ले जाते हैं और उसने बहुत ही अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको किस तरह इसका बड़े सँभाल के बहुत अच्छे से इसका जो लास्ट राइट्स हैं वो करने हैं। आपको एक बेड बनाना है, उसके बाद इसकी बॉडी में, डेड बॉडी में आप लगा देंगे, ठीक है? फिर जब वो ट्रक चला गया तो वो माया के पास आया
है ना? उसको चाय लेके और उसको चुप कराया। माया रो रही थी। माया की पूरी स्टोरी में यही चलेगा कि शी विल स्टार्ट क्राइंग नाउ एंड देन एंड फिर गौतम उसका ध्यान रखता है। Maya did not lift her face at all, as the fears of the stench of decaying flesh was there in the evening air. माया ने अपना जो फेस है, जो चेहरा है, वो ऊपर नहीं उठाया क्योंकि उसके अभी भी वो जो स्मेल थी वो वहाँ पे आस-पास में थी और उसको अभी भी जो है कि वो जो थॉट्स है वो आ रहे थे। वो बस ये जानना चाहती थी कि गौतम ने टोटो के लिए क्या किया, उसके डेड बॉडी के लिए क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। At this he told her that he had signed the dead body for cremation and everything was now over. Maya did not like taking tea. She only thought of a dear dog. She once went out to see if the bat was not under the shade of the lime tree. The bat was not there. क्या होता है कि जैसे उसने बताया कि उसने डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए भेज दिया। क्रिमेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स। लास्ट राइट्स, ठीक है। उसके लिए भेज दिया और सब कुछ हो चुका है अब। तो मारा को फिर चाय का भी मज़ा नहीं आता, उसको चाय पीने का भी मन नहीं था। वो अभी भी क्या सोच रही थी? अपने डेड डॉग, अपने डियर डॉग टोटो की डेड बॉडी के बारे में सोच रही थी। वो एक बार बाहर गई देखने के लिए। उनका अक्सर ऐसा होता था कि बाहर ही जो लाइम का पेड़ था, जो नींबू का पेड़ था, उसके नीचे ही उनके बेड्स लगते थे और वहीं वो लोग सोते थे। तो वो देखने गई कि अब बेड लगा दिए गए नौकरों ने, लेकिन ऐसा नहीं था अभी। Now she wanted to run next. Gautam tried to pacify her to his best. In the meantime, his advocate friend came to see him, and he went out, forgetting Maya's woes and sufferings. Maya was crying helplessly and fled to the bedroom. She continued to think of the moment of death of the small creature and was panic stricken. Her throat contracted sharply. She even did not know how the dead body of Toto had been taken away. She was horrified at what left behind her, and she again started crying. अब माया जो है परेशान होके वो भागना चाहती है। पूरी स्टोरी में ही माया ऐसा होगा कि माया बात-बात पर रोएगी, बात-बात पर ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करेगी, है ना? अभी लेकिन गौतम ने क्या किया, बहुत कोशिश करी उसको शांत करने की। इसी वक़्त, इसी दौरान उसका एक दोस्त गौतम का जो आ जाता है अपने कोर्ट के कुछ भी बात को लेके मेंबर्स को कोर्ट के मैटर्स को लेके और गौतम माया की सफरिंग के बारे में, माया के दुःख के बारे में भूल जाता है और अपने दोस्त के साथ में बातचीत करने लगता है। माया रो रही थी एकदम हेल्पलेसली, ठीक है? और अपने बेडरूम की तरफ चले जाती है। अब वो वही सोच रही है कि कैसे उसकी जो डॉग है उसकी डेथ हुई, उसकी जो पास्ट मेमोरीज़ उनके बारे में सोच रही है और परेशान हो रही है, ओवरथिंक कर रही है और उसको पैनिक हो रही है, ठीक है? उसका जो थ्रोट है, वो एक साँस लेने की गहरी चीख के लिए एकदम रुधा होता है और गला भर जाता है वो तो उस तरह से हो चुका है, उसको एक साँस भी नहीं आ रही है ना? साँस भी लेने में उसे दिक्कत हो रही है। यल्प का मतलब होता है क्राई फॉर हेल्प, है ना? तो ऐसे क्राई फॉर हेल्प आपने देखा होगा अक्सर ही कोई आदमी रो रहा होता है तो ऐसे साँस भरता है, ऐसे चिल्लाने के लिए, तो वो वाला सिचुएशन इसकी माया की हो रही है। उसे ये भी नहीं पता था या उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सोच रही थी कि कैसे उसकी डेड बॉडी को उन्होंने क्रीमेट किया होगा, क्या अच्छे से किया होगा या नहीं किया होगा इसके बारे में उसने, ठीक है? और अब वो डरी हुई थी क्योंकि किससे? अकेलेपन से। वो जो उसका डॉग था उससे वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थी और नाउ दैट हर डॉग वाज़ नॉट देयर, शी वाज़ फीलिंग वेरी लोनली, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है नॉवल का वो फिनिश होता है। इसके बाद हम कल से पार्ट 2 शुरू करेंगे। अपना फीडबैक आप कमेंट में दीजिएगा और अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।